नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी को बताना चाहता हूं, भारत देश के अंदर आईडीबीआई बैंक के अंदर 86 वैकेंसियां निकाली गई हैं, जॉब निकाली गई हैं, जो कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की हैं। यानी कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स के पोस्ट होंगे जो कि उस पोस्ट के अंदर, उस स्पेसिफिकेशन के अंदर वो लोग जो है स्पेशलिस्ट होंगे, यानी वो लोग उसको अच्छे से जानते हैं। तो आपको बता दूं, ऐसे यानी कि इसको बोलते हैं हम एस सी ओ। इन पोस्टों को एस सी ओ बोला जाता है बैंक्स के अंदर। और इन पोस्टों के अंदर ऐसे लोगों को लिया जाता है, वो ऑफिसर्स की पोस्ट होती है जो कि स्पेसिफिक उस फील्ड के अंदर वो कैंडिडेट जो है अच्छी खासी स्पेशलिटी रखता हो, क्वालिफिकेशंस रखता हो। इसीलिए उस पोस्ट का नाम रहेगा स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। तो आपको बता दूं, यहाँ पर आईडीबीआई बैंक, जो कि आज के समय पर ना ही मैं इसको फुल्ली प्राइवेट कह सकता हूँ और ना ही मैं इसको फुल्ली गवर्नमेंटल कह सकता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर की जॉइंटली वेंचर के हिसाब से ये बैंक जो है आज के समय पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के हाथ में है, यानी कि दोनों के तरफ से है। मैं आपको बता दूं, आईडीबीआई बैंक के द्वारा रिलीज करा गया एक नोटिफिकेशन है। और ये आईडीबीआई बैंक, आप इसको ये मान लो कि ये एक जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिला हुआ बैंक है। मतलब कि इस बैंक के अंदर अगर बात करें तो आज के समय 86 वैकेंसियों पर नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। यानी कि आप देखो, 86 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज करी गई है जॉब के लिए, जो कि कहा जा रहा है हमें एस सी ओ यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के पोस्ट पर हमें रिक्रूटमेंट करनी है। और ये कह रहे हैं कि आपको अलग अलग तरह की पोस्टों पर हम इतनी वैकेंसियों पर रिक्रूट करेंगे। ये भारत देश के अंदर कहीं भी हो सकती है, कहाँ कहाँ होगी वो मैं आपको बता दूंगा। क्वालिफिकेशन सब कुछ एक एक चीज़ नोटिफिकेशन में डिस्कस करी जाएगी। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, बेनिफिट्स, और अप्लाई करने के लिए कब से कब तक अप्लाई करेंगे, फीस क्या रहेगी अप्लाई करने की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इन पोस्टों पर, सारी जानकारी आपको मिलेंगी इस वीडियो में। और ये ऑल इंडिया रहेगा, यानी कि अगर आप भारत देश में कहीं भी रह रहे हैं और भारत देश के नागरिक हैं तो आप लोग सभी लोग इस पे फॉर्म भर सकते हो। भारत की नागरिकता लेने के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है भारत की नागरिकता के लिए, और वो सर्टिफिकेट के बाद आप सभी लोग भारत की नेशनलिटी कैंडिडेट्स के हिसाब से आप सभी लोग उन सारी जॉबों पे एलिजिबल हो जाते हो जहाँ पर भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मांगी जा रही है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए रहेगा इस चीज़ का, जिनके पास है तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, सभी लोग एंड तक देख लेना इस पूरी वीडियो को। और एक चीज़ और दोस्तों आपको खास कहना चाहूँगा, अब ये देखिए, अब ये कुछ लोग कहेंगे कि यार ये बैंक तो प्राइवेट है, कुछ लोग ये भी कहेंगे यार ये बैंक तो गवर्नमेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जनरल आइडिया क्या है। देखिए, आज के समय पर अक्टूबर मंथ 2023 की डिटेल्स के हिसाब से 40% स्टेक जो है, यानी कि पूरे इस पूरे बैंक के आपके अगर बात करें तो 40% जो ये बैंक है वो तो आज के समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है अक्टूबर मंथ के हिसाब से। और 49% जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एल के पास है 49% इस बैंक का। और एल भी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट है। तो आप ये कहोगे कि यार इतना परसेंट गवर्नमेंटल में जा रहा है तो हम इसको गवर्नमेंट मान सकते हैं, तो आप इसको गवर्नमेंट मान सकते हो। आपको अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 6% ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास हैं ये बैंक के स्टेक। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, यानी कि आप इसको ये मानो कि ये गवर्नमेंट बैंक है, आप मान लो। हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि फुल्ली गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक का नाम है। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा और देख सकते हो, क्योंकि ये बैंक जो है ये अपने नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन भी दे रहा है, रिलैक्सेशन भी दे रहा है। और एक कास्ट वाले लोग जो कैटेगरी रिजर्वेशन लोग रख रहे हैं उनको फ़ायदे भी ये बैंक दे रहा है रिक्रूटमेंट में। चलिए नोटिफिकेशन पे आते हैं। ये बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि लोग कहते हैं यार आपने बोला था गवर्नमेंट बैंक है, कोई कहता है फिर आपने बोला था ये प्राइवेट बैंक है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। जिसके पास किसी भी बैंक के, किसी भी कंपनी के ज़्यादा परसेंटेज शेयर्स में होते हैं या फिर ज़्यादा स्टेक जिसके भी पास होते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो एक्चुअल में वही एक तरीके से ओनर माना जाता है, या फिर उसी को माना जाता है कि जो है वो कंपनी, वो जो भी कंपनी है उस वो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शेयर्स होंगे परसेंटेज वाइज तो वो उसके ओनर होंगे। अदरवाइज फिर आपका अगर प्राइवेट सेक्टर वालों के पास है तो वो लोग होंगे। तो ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब आपको बताना चाहता हूँ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो फॉर्म भर दो इस पे। इसमें आप देखोगे
सीरियल नंबर 1 2 3 में मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा वैकेंसियों के बारे में। आप अगर देखते हो तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहेगी स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की, ठीक है। और ये आपके 2024 ईयर में आपके हाथ में जो है ये जॉब होगी। मतलब कि इतना समय तो लग ही जाएगा, दिसंबर महीना तो पूरा फॉर्म के लिए जाएगा। आप देख सकते हो 9 दिसंबर से फॉर्म चालू होंगे, आज 6 है, और आप 25 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। और इसमें आप याद रखिएगा आपकी क्वालिफिकेशन का और बाकी सारी चीज़ें 1 नवंबर से देखी जाएंगी। यानी कि 1 नवंबर 2023 में जो लोग भी एज वाइज और क्वालिफिकेशन उनकी जो भी थी, जो इस पोस्टों के लिए मानी जाएगी, वो इसी डेट के हिसाब से मानी जाएगी। वन ओनली फॉर वन ऑफ द 45 पोजीशन। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ एक ही पोस्ट पर फॉर्म भरेंगे आप सभी लोग। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिफिकेशन रख रहे होते हैं एक से ज़्यादा पोस्ट की, तो वो लोगों को साफ समझाना चाहता हूँ कि आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, जैसे इन्होंने बोला है। प्लीज़ नोट दैट मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आपकी सेम कैंडिडेट के द्वारा फॉर एक के लिए या फिर हर ऑल ऑल पोजीशंस के लिए या फिर हर एक पोजीशन के लिए अगर आ जाती है एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा, तो ऐसे में उसको बिना कोई रीज़न बताए उसका जो है, और उसको बिना कोई चार्ज वापस दिए, वो अगर उसने भर भी दिया है तो उसको ना उसको चार्ज मिलेगा, ना ही उसका एप्लीकेशन सबमिट माना जाएगा। यानी कि सिर्फ एक ही फॉर्म भरेगा हर एक कैंडिडेट, महिला पुरुष सभी लोग, तभी उनके फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। एक से ज़्यादा भरने वालों के कैंसिल होंगे, ये बात ध्यान रखना। और अब ये कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा उसके बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं, जिसके भी डॉक्यूमेंट सारे सही रहेंगे वही लोगों को ये लोग फाइनली उनका सबमिटेड फॉर्म मानेंगे। अब इसमें आप बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट है आप देख सकते हो। आप पेमेंट ऑनलाइन करोगे, फॉर्म भी ऑनलाइन भरोगे इस जॉब के लिए। मैं आपको देखिए बता देता हूँ, ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। मतलब कि जो कैंडिडेट ये चाहता है कि उसको अगर कहीं भी भेज दे इंडिया में इस जॉब के लिए तो वो चला जाएगा, तो ऐसे लोग ही फॉर्म भरें। सपोज आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल में रहते हैं और आपने जॉब पे अप्लाई किया, आपको मान लीजिए ये जॉब मिल भी गई, सारे इसके जो भी प्रोसेस थे रिक्रूटमेंट के फॉलो करने का जॉब मिल भी गई, तो आप क्या ऐसे में वेस्ट बंगाल के अलावा मान लीजिए वेस्ट बंगाल में आपको ये ब्रांच में वहाँ पे जॉब नहीं दी गई, कहा गया कि आपको जो है इसके लिए तमिलनाडु जाना पड़ेगा, तो आप लोगों को ऐसे में जाना ही होगा, तभी आप फॉर्म भरिएगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप लोग ऐसे में फॉर्म मत भरना। मतलब कि इंडिया में, भारत देश में कहीं भी भेजा जा सकता है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता देता हूँ और कौन कौन सी पोस्ट है वो बताता हूँ। सबसे पहले ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो है आपका फंक्शनल एरिया, इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ 3 तरह की पोस्ट है दोस्तों। डीजीएम है और एजीएम और एम है, यानी कि मैनेजर है तीनों। लेकिन एक डिप्टी जनरल मैनेजर रहेगा ग्रेड सी में, एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर रहेगा जो कि ग्रेड सी में, और एक मैनेजर होगा जो ग्रेड बी में। इस तरीके से वैकेंसियाँ होंगी। आपको बता दूं, सबसे पहले आप देखोगे तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इनको चाहिए एजीएम चाहिए, और ये टोटल 4 वैकेंसी इसकी आपको दिख जाएंगी। फिर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इस बैंक के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट करके एक इनका अलग से जो है फंक्शनल एरिया है, यानी विभाग है, एक अलग से बनाया गया ब्लॉक है। उसके अंदर ये 4 वैकेंसी एजीएम को देंगे, एजीएम वाले को, और 4 वैकेंसी ये मैनेजर पोस्ट पे देंगे, और एक वैकेंसी ये ए और वो डीजीएम को दे देंगे। मैं बार बार इसको शॉर्ट में ही बोलूँगा, फुल फॉर्म आपको बता दी गई है। तो टोटल 9 वैकेंसी हो जाएंगी। अब रिस्क मैनेजमेंट में भी आप देख सकते हो, अगर बात करें तो कॉरपोरेट क्रेडिट और रिटेल बैंकिंग के अंदर आपकी 25 वैकेंसी एजीएम की है, और एम यानी मैनेजर की 31 वैकेंसी यानी 56 वैकेंसी है। टोटल सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस वाले ही फंक्शनल एरिया में रहने वाली। टोटल वैकेंसी 86 है। आप अपनी अपनी अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ से वैकेंसियाँ समझ लेना। अब मैं आगे चलता हूँ तो डिटेल ऑफ रिजर्वेशन की बात कर लेता हूँ। रिजर्वेशन किसका कितना है वो आप यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले आप देखोगे तो आपका डीजीएम वाले पोस्ट के लिए यहाँ पर एक ही वैकेंसी है जो कि यूआर वाले के लिए रहेगी। यानी कि इनको डिप्टी जनरल मैनेजर सिर्फ एक चाहिए पूरे देश से। और अगर बात करें तो एजीएम इनको जो चाहिए अपने बैंक में, वो इनको 16 चाहिए यूआर से। एससी अनुसूचित जाति से 4 चाहिए, जनजाति से 5 चाहिए, ओबीसी से 10 चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 4 चाहिए, तो 39 इनको इसमें चाहिए। और मैनेजर वाली पोस्ट पे ये लोग 46 लोगों को लेंगे, जिसमें आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ से समझ सकते हो। ये वैकेंसी अगर चेंज होती है तो आपको आगे बताया जाएगा, ये वैकेंसी फाइनल नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप बात करें एज क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखिए तो पोस्ट कोड ऑडिट, आप अगर पहला वाला पोस्ट कोड देखें, यानी अगर आप ये वाला पोस्ट देखें तो यहाँ पर आप अगर ये समझो कि ये आपका तो अलग से जो है इस विभाग में जैसे कि आपको डिप्टी जनरल मैनेजर बनाया गया, या तो आपको ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बनाएंगे, या फिर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में बनाएंगे, या फिर रिस्क मैनेजमेंट में, इस तरीके से आपका रहेगा। सेम आप देख सकते हो। तो जिन जिन भी पोजिशंस पे, जिन भी
पोस्ट कोड हैं, यानी कि आपका ये रहेगा कि कोई भी पोजीशन जो भी आपको बताई गई वो इन वाले पोस्ट कोड में से कहीं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले ऑडिट वाले की बात करेंगे, तो उसमें आपको बता दूं फंक्शनल एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा आपका। 4 वैकेंसी आपकी होंगी टोटल, और इसमें आपको असिस्टेंट जनरल मैनेजर का पोस्ट रहेगा, ग्रेड यानी सी का। देख सकते हो इसमें सिर्फ आपका एजीएम का ही पोस्ट है, और इसके अंदर ये कह रहे हैं 28 से 40 के बीच वाला कैंडिडेट फॉर्म भर देगा। एज वाइज वो कैंडिडेट बीटेक या बीई जैसी आपने कोर्स करा हुआ हो ग्रेजुएशन में इन इंफॉर्मेशन आईटी के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस, डिजिटल बैंकिंग, बीसीए, बीएससी, सारे कैंडिडेट जितने भी होंगे ये सारे फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी भारत देश में है, और वो जो है वो रिकोगनाइज्ड है, यानी कि वो एक रेगुलेशन के साथ, रूल के साथ उस चीज़ को चलाया जा रहा है उस यूनिवर्सिटी को, तभी लोग फॉर्म भरेंगे। उस वाली यूनिवर्सिटी से पास्ड आउट सभी लोग ग्रेजुएट्स, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में कर लिया है, साथ में आपके पास एक वेरी वैलिड जो है एक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर सर्टिफिकेट है, यानी कि सीसा का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आप एक ग्रेजुएट है किसी भी फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एमएससी वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी आप यहाँ से देख लेंगे। यानी कि मेनली यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी ग्रेजुएट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखेंगे ये सब सभी लोग। एक्सपीरियंस यहाँ पर 7 साल का जरूर मांगा जाएगा, आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है आपको इन बीएफएसआई के अंदर, या फिर ऑफ विच जिसमें से 4 साल आपके जो होने चाहिए फंक्शनल एरिया यानी कि इस वाले विभाग में होने चाहिए, तभी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो, यानी कि एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में यानी एफआरएम में भी आप देखोगे तो इनमें आपका फ्रॉड एनालिटिक्स के अंदर रहेगा। ये एक वैकेंसी है, इसमें आपका डीजीएम के अंदर रहेगा। 35 से 45 के बीच वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट बीएससी वाले सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, एमएससी वाले भी भर सकते हैं। सभी लोग यहाँ से क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख लेंगे। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में ही अगर आपकी बात करें एजीएम की, तो सभी लोग उसकी एज और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी लोग यहाँ पर अपने अपने हिसाब से हर पोस्ट की और हर एक फंक्शनल एरिया वाइज उसकी वैकेंसी को और अपनी एज को और क्वालिफिकेशन को यहाँ से देख लेंगे। मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले अगर देखोगे तो किसी वाले पोस्ट पे तो 25 मिनिमम मांग रहे हैं, किसी में आपकी 28 रख रहे हैं, किसी में 30 भी रख रहे हैं। ये देख लो, इसमें 28 रहेगी मिनिमम। तो ये सारे आपके एज यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं। तो यहाँ से हो गया, यहाँ मतलब मिनिमम 25 एज होनी ही चाहिए सबकी, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर सबसे कम पोस्ट यहाँ बात करें कम एज वाली, तो 25 बोली गई है, जो कि आपको यहाँ से दिख गई होगी। चलिए थोड़ा पीछे आते हैं। इसमें हम जहाँ पर आ चुके थे इस वाले पॉइंट पे, इन टेबल्स को हम क्लियर कर चुके थे। अब आपको अगर जानना है जॉब प्रोफाइल्स की किस पोस्ट की क्या क्या जॉब है, तो वो आपको आगे पता लगेगी। ये कुछ पॉइंट है, आप चाहे तो इसको रीड कर लेना सभी लोग। एक से ज़्यादा पे पोस्ट पे अप्लाई मत करना सभी लोग, ये मैंने पहले ही क्लियर करा आपको। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताया था जो कि आपको सबमिट करनी होंगी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान। अभी को याद रखना है, एज के लिए आपको 10th या 12th का मार्कशीट जरूर दिखाना होगा, जिससे कि प्रूफ हो आपकी एज क्या है। क्वालिफिकेशंस के लिए भी आप अपना ग्रेजुएट्स के जो भी मार्कशीट है सेमेस्टर वाइज की भी और ईयर वाइज भी, और एक कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट होती है जिसके अंदर आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स एक ही मार्कशीट में लगे होते हैं, एक ही पेपर पे वो सारे सेमेस्टर का अलग से मार्कशीट रहता है। वो एक उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट। वो और प्लस डिग्री, जिनको डिग्री नहीं है जिनके पास और वो पास्ड आउट है, तो प्रोविजनल डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सेम मास्टर डिग्री के लिए भी, मास्टर्स वालों के लिए भी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी सेम यही रहेगा। कास्ट वाले लोग कास्ट वाला फॉर्म जरूर सबमिट करना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में हो। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट क्यों? क्योंकि ये ऑल इंडिया बेस रिक्रूटमेंट हो रहा है, और दूसरा ये बैंक जो है ये एक नेशनल बैंक है, यानी कि अगर बात करें तो ये पूरे देश में है बैंक। इस वजह से ये बैंक आपको जो है नेशनल लेवल के आपके सर्टिफिकेट्स को मानेगा, अगर आपका कोई कास्ट वाले जो भी है। सपोज होता है क्या दोस्तों, या तो आप राज्य सरकार में जो गवर्नमेंट में है, या तो उनके द्वारा इशूड वाले सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है, या फिर आप जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल वालों के, दोनों में से आप कहीं से भी बनवा सकते हो। कोई मना वना नहीं होता आपके पास, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो जरूर बना के देते हैं कास्ट के सर्टिफिकेट। तो दोनों में फ़र्क यही होता है, सेंट्रल वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स में काम आते हैं, स्टेट वाले स्टेट में आते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्टेट गवर्नमेंट वाले में भी काम आ जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस सभी लोगों को बताया गया ऊपर, पोस्ट वाइज आप सभी लोग चेक कर लो ना, चेक कर सकते हैं। सैलरी और बाकी सारी जानकारी जो है वो आपको जब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करेंगे तब सैलरी बताई जाएगी। हालांकि यहाँ पर अगर सैलरी होगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए सैलरी यहाँ पर आ चुकी है, मैं सैलरी आपको बता देता हूँ कि किस पोस्ट की कितनी सैलरी है।
अब फोटो आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक वैलिड प्रूफ इनमें से कोई भी दे सकते हो जिसमें आपका फोटो रहे। फोटो आइडेंटिटी मतलब होता है जो भी कैंडिडेट, जो भी इंसान इस फॉर्म को भरेगा, स्पेशली मेल फीमेल कोई भी, तो वो एक ऐसा आईडी प्रूफ दिखाए जिसमें उसके उस पेज पर उसकी फोटो हो और उस पर लिखा हुआ हो ये उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी है, और उसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें दिख रही हो। ये इसलिए होता है कि आपका ये पता लग सके कि ये जो फोटो में ये जो कैंडिडेट दिख रहा है इसी का आधार कार्ड है, इसी का पैन कार्ड है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई आप सही में इस देश के नागरिक हो। ठीक है, ये चीज़ इससे क्लियर हो जाती है। एड्रेस भी उस पर होता ही है। अगर बात करें तो 1 नवंबर 2023 के हिसाब से यहाँ पर आपको उस दिन के हिसाब से बताया गया है कि इमोल्यूमेंट्स यानी कि जो सैलरी मिलेगी वो यहाँ पर रहेगी। मैनेजर की जो पोस्ट है उनकी सैलरी सबसे कम होगी, यानी कि 48,170 से स्टार्टिंग होकर वो 49,000 रहेगी। फिर उसके बाद एक समय पर वो 69,000 भी जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, यानी कि आप देख रहे हो 12 साल बाद, ये 12 साल बाद इतने पर आपकी सैलरी पहुंचेगी। तो कुल मिला के ये बात ये कही जा रही है कि जो DGM पे अप्लाई करेंगे उनकी सैलरी 76,000 से स्टार्ट होगी, और जो AGM पे अप्लाई करेंगे उनकी 63,800 से स्टार्टिंग है। और यानी आप ये मान लो कि मैनेजर को 50,000 पर मंथ मिलेंगे कम से कम, और AGM को कम से कम 64,000 मिलेंगे या 63, और DGM को मिनिमम 75,000 मिल रहे होंगे यहाँ पर जॉब मिलते के साथ ही। देखिए जो मेट्रो सिटी रहेंगी, जो जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो अगर आपकी मेट्रो सिटी है तो आपकी पर मंथ आपको 1,55,000 रुपीज़ देगा ये बैंक, अगर आप DGM है इस बैंक के। अगर आप AGM है इस बैंक के तो आपको ये 1,28,000 रुपये हर महीने देगा, अगर ये आपका मेट्रो सिटीज़ में आपको ये जॉब मिल रही है। मेट्रो अगर आप ऐसे एरिया में जॉब लेंगे, जॉब मिलेगी जो कि मेट्रो सिटी है, तो उसके लिए मैनेजर के लिए आप देख लो 98,000 रहेगा पर मंथ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो रही होंगी, मुझे लगता है यहाँ पर कोई किसी को डाउट नहीं होगा। और ये कह रहे हैं इसके साथ साथ अलावेंस भी रहते हैं जो मिलेंगे सभी को, जो भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अलावेंस में ये कह रहे हैं क्या क्या आपको मिलेगा, मैं आपको थोड़ा इसमें क्लियर कर देता हूँ। बैंक की पॉलिसीज आएंगी तो आपको मिल जाएंगी। बैंक अगर जो है आपको जो भी अलग अलग फ़ायदे दिए जाते हैं कैंडिडेट को वो सब मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये सब लोग आप यहाँ से देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। एक स्क्रीनिंग ऑफ स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज, एक स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, लोगों को क्लियर नहीं होता स्क्रीनिंग होता है क्या, मैं समझा देता हूँ। किसी भी रिक्रूटमेंट में स्क्रीनिंग ये होता है कि ये चेक करते हैं कि कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी जो एज की है, क्वालिफिकेशन की, जो भी उसने डॉक्यूमेंट फॉर्म में दिए वो सभी करेक्ट दिए हैं क्या, वो सच में एलिजिबल है क्या इस जॉब के लिए, तो वो सब होता है। ठीक है, इसके बाद फिर उसके बाद जो है बिना DV के जो है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, स्क्रीनिंग सभी का होगा इस पोस्ट पर। तो ये सब लोग इन पॉइंटों को रीड कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ इसमें। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ जो कि जनरल वाला है, यानी कि आपको वैसे तो पता ही है एज क्वालिफिकेशन वाला। नेशनैलिटी के हिसाब से कैंडिडेट का या तो भारत का नागरिक हो, या फिर नेपाल का है, भूटान का है, और तिब्बतन रेफ्यूजी है, यानी कि मान लीजिए जो कि भारत देश में आ गया, तिब्बत जगहों से वो भारत देश में आ गया कैंडिडेट, मेल फीमेल, जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले या उसके बाद आ गए, मतलब उसके पहले पहले आ गए। उनके परिवार के जो पूर्वज रहे वो इस कारण से आ गए कि यार उन्होंने देखा वहाँ पे कुछ हालत ऐसे रहे कि वहाँ पर कभी कोई लड़ाई हुई, ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण उनको भारत देश शिफ्ट करना पड़ा इस डेट से पहले। मतलब कुल मिला के इस डेट से पहले जो लोग भी दूसरे देशों से भारत देश में आ गए, परमानेंटली रह रहे हैं आज के समय पर, वो लोग सभी फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशली कुछ एग्जाम्पल लूँगा मैं यहाँ पर। पाकिस्तान, म्यांमार और फॉर्मली बुर्मा, और श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे कि जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा जैसी जगहों से अगर कोई आया है यहाँ पर इस देश में, भारत देश में, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी को सभी लोग ध्यान रखेंगे जो आपको बताई गई, कि आपको इतना ध्यान रखना है कि आप 1 जनवरी 1962 से पहले आए हों। सपोज आपके दादा परदादाओं से पूछना कि आप लोग अगर इन देशों से आए हो, तो आप लोग उनसे पूछना कि क्या आप लोग जो है इस डेट से पहले आ गए थे, आपके पास इसके प्रूफ्स हैं, तो आप सभी लोग इस तरीके से फॉर्म भर सकते हो। ये बात सभी को ध्यान रखनी है।
अब मैं बात करता हूँ एज की। तो एज आप देखो 1 नवंबर 2023 की बात करें तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो हर पोस्ट का इन्होंने एज बता दिया है अलग से यहाँ पे। यही एज मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, आप देखोगे तो मैनेजर 25 साल के कैंडिडेट को मैनेजर बना दिया जाएगा इस बैंक का, जो कि खुद में ही एक बड़ी बात है। और बाकी रिलैक्सेशन हर कास्ट रिजर्वेशन के हिसाब से मिलेंगे। चलिए ये सब हो गया रिलैक्सेशन, आप समझ रहे होंगे। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल, OBC हैं तो 3 साल। OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर, याद रखिएगा क्रीमी लेयर OBC को नहीं मिलता रिलैक्सेशन। बाकी आप यहाँ से अपने अपने रिलैक्सेशन देख सकते हो। ये सब बताया गया कौन EWS में आता है, कौन OBC में आता है, किस तरीके से आपको पता लगता है कि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर हो, SC हो, ST हो, आपको पता कैसे लगता है, तो उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हो सारी जानकारियाँ। अदर एलिजिबिलिटी आप यहाँ से रीड कर लेना, ये मोस्टली वही सब है। फॉर्म की फ़ीस आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर कितनी ली जाएगी। तो फॉर्म की फ़ीस अगर आप SC ST रहेंगे तो 200 रुपये पे करेंगे। बाकी सभी लोग OBC EWS और सभी जनरल वाले भी 1000 रुपीज़ पे करेंगे। याद रखिएगा एप्लीकेशन फ़ीस प्लस, देखिए इंक्लूडिंग GST, इसमें GST इंक्लूड है, यानी कि GST के साथ 1000 रुपीज़ लिए जा रहे हैं। SC ST को 200 रुपये पे करने हैं सिर्फ। हाँ ऑल इंडिया रहेगा, आप ऑल इंडिया अगर आप इसमें SC ST है, मान लीजिए अपने राज्य के भी SC ST हैं, तब भी आपको 200 ही पे करने हैं। ऑनलाइन में पेमेंट होगी, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल रहेगा। आप 9 तारीख को रेडी रहें, इसी IDBI के वेबसाइट पे आएंगे तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिलेगा, जहाँ पर ईमेल ID मोबाइल नंबर आपके द्वारा डाला जाएगा, आपका नाम, जेंडर, ये कुछ कॉमन से डिटेल्स डाले जाएंगे। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एक पासवर्ड आप बनाएंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपना नाम, उसके बाद सेम वही नाम, जेंडर, ये सब पर्सनल डिटेल्स में डाला जाएगा। फिर आप अपना पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, फोटो साइन अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसको सबमिट करेंगे। फीस सबमिट के बाद फॉर्म का प्रिंट लेंगे। ये सिंपल प्रोसेस है इस पे अप्लाई करने का। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, लोगों को पढ़ने हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर एक इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा EWS वाले कैंडिडेट को, तो वो उसका फॉर्मेट देख सकते हैं। और उनको खुद का एक EWS का सर्टिफिकेट भी दिखाना है। और यहाँ पर बताया है कि फ़ोटो साइन का फॉर्मेट कितना रखें, साइज़ कितना रखें अपलोड करते समय, तो वो सब आप यहाँ से देख लेना। और यही था आपका पूरा नोटिफिकेशन। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई सिलेबस तो यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सिलेक्शन प्रोसेस वाले पॉइंट पर दोबारा जाऊँगा आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप देखिए इन्होंने स्क्रीनिंग करा ली आपकी, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद इन्होंने क्या बोला, देखिए आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ओवरऑल सूटेबिलिटी के हिसाब से ही आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ बता दी है। और उसके बाद कह रहे हैं ग्रुप डिस्कशन करा देंगे या फिर एक पर्सनल इंटरव्यू ले लेंगे, और इसके भी पे आपको जो है यहाँ पर जो है उसको सिलेक्ट कर देंगे। ये कह रहे हैं कहाँ पर होगा आपका एक इंटरव्यू, उसके बारे में इन्होंने अभी कुछ नहीं बताया, किस जगह होगा उसके बारे में अभी नहीं बताया, लेकिन ये इन्होंने बोला है कि हम आपको बता देंगे। आपके जो आप अपना ईमेल आईडी डालोगे ना और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे आपको एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे आपके ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर, जो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन में यूज़ कर रहे हो, तो उसके भी पे आपको पता लग जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है और किस जगह पर है और कितने बजे है। तो आप वहाँ जाकर अपने इंटरव्यू को देकर इस जॉब को ले सकते हो। तो इसीलिए वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी लोग दें। और जो लोग सीरियस हो वही लोग फॉर्म भरेंगे इसमें। तो अब देखिए सैलरी फाइनल, याद रखिएगा इंटरव्यू ही फाइनल चीज़ है, उसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको ऊपर ऊपर बताई थी। स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग के बाद एक ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू करा दिया जाएगा, और उसके बाद आपको फाइनली ये जॉब आपके हाथ में होगी। हाँ उसके बाद एक लिस्ट निकाल दी जाएगी कि भाई कौन कौन सिलेक्ट हुआ, और फाइनली आप लोगों को इस जॉब को आप सभी को दे दिया जाएगा।
हाँ, तो यही प्रोसेस है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई ऐसा रिटर्न एग्ज़ाम ऐसा कुछ भी नहीं होगा इन पोस्टों पर। ये सभी को ध्यान रखना है। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई करो, और आपको आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को वो सभी लोग देखेंगे जिनके पास भी आपके फॉर्म पहुँचेंगे, डिटेल्स पहुँचेंगे। उसके बाद ये बैंक वाले खुद ही आपको एक ईमेल कर देंगे कि भाई आप आओ, इस जगह पर आओ, इतने बजे आओ और अपना इंटरव्यू दो और स्क्रीनिंग कराओ और अपनी इस जॉब को लो। तो इस तरीके से सभी लोग ये प्रोसेस फॉलो करके इस जॉब को ले सकते हैं। पूरे देश से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और दूसरे देशों से भी लोग फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। बट याद रखें कि अब वो भारत के परमानेंट जो है निवासी हो गए होंगे, तभी वो लोग फॉर्म भरेंगे, दूसरे देश वाले लोग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि पूरे दुनिया से इस फॉर्म को भरा जा सकता है, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए। ये सारा डिटेल आपको बता दिया गया है, सैलरी और सारा कुछ बताया मैंने इसमें। अभी किस ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझ आ रहा हो कमेंट में बताइए, और इस जानकारी को पूरे देश विदेश और दुनिया में फैला दीजिए, स्पेशली भारत देश में एक एक गली मोहल्ले तक, जिले तक पहुंचाइए। स्पेशली बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, हर एक जगह तक इस जानकारी को पहुंचा दीजिए। बहुत बड़ा अपडेट था आप सभी के लिए, जो कि एक जॉब है, और ये जॉब एक्चुअल में आप इसको गवर्नमेंट जॉब मान सकते हो, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है नहीं। ये पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जॉब गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन एक आप रेगुलर जॉब इसको मान सकते हो, क्योंकि ये बैंक ही टोटली गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आप, और यही था इस वीडियो में सारा कुछ। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।